आप लोग ऑफलाइन कहाँ आ गए हैं बताइए, ऑनलाइन है ना बैच अभी महाराज। किसी को नहीं बुलाए हैं, जैसे आप आए हैं वैसे ही सब आया है, जैसे आप आ जाए हैं ऐसे ही सब आया है। किसी अब जो आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा चीटिंग। सोमवार से ऐसे कर ही देंगे, सोमवार से तो पूरी तरीका से ऑफलाइन कर देंगे। ठीक है, लाइव हो गया है जी। बैठिए, लाइव हो गया है। वीडियो चल रहा है। शुभम कुमार गौतम जी, क्या हुआ आपको बताइए, क्या प्रॉब्लम है शुभम कुमार गौतम जी? देखिए टाइम जो है ना, टाइम फिक्स ही है, 5 से 7 आपका टाइम है। और बैच जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो इसमें जो है इससे पहले भी बैच है, इसके बाद भी बैच है, इसलिए टाइम में जो है थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होगा। कभी 5:05 में क्लास शुरू होगा, कभी 5:15 में, कभी 5:20 में, यानी 5 और 5:30 के बीच में जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इतना बात आप ध्यान में रखें। अब 100% कहिएगा कि 5:15 में, तो 5:15 में ही। बैच सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, अगर बैच सिर्फ ऑनलाइन होता तो फिर जो है 5:15 का मतलब 5:15 हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, हमको भीड़ इतना रहता है कि हमको चढ़ने में 20 मिनट लग जाता है, समझ गए? तो इसलिए जो है, यानी आप दिमाग में ये रखिए कि 5 और 5:20, ठीक है, या 5:30, 5 और 5:30 के बीच में जो है क्लास कभी भी स्टार्ट हो सकता है। हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी प्रारंभ हो उतना ज्यादा बेटर है, उतना ज्यादा पढ़ा पाएंगे। और बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, आपको बेहतर से बेहतर सुविधा हम देंगे। आप थोड़ा दिन जो है कष्ट कीजिए, और सोमवार से तो, यानी आज कौन दिन है, फ्राइडे है, सोमवार से पूरी तरीका से ऑफलाइन कर देंगे। ठीक है, हाँ टेस्ट होगा, टेस्ट का होगा, कल टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट होगा, सब चीज होगा। सोमवार से पूरी तरीका से ऑफलाइन कर देंगे। अभी तो ये बैच जो है ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो आ गए हैं उनको लौटाना सही नहीं लगता है, तो इसी वजह से जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन बैच मूल तौर पर जो है अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, कल भी ऑनलाइन ही चलेगा, और आगे हम आपको सूचना दे देंगे क्या है कैसे है। ठीक है, अब आइए, जहां तक पढ़ने का सवाल है, तो हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है हम लोग एक चैप्टर खत्म कर लिए हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, वो चैप्टर है आपको पाषाण युग यानी स्टोन एज। पाषाण युग यानी स्टोन एज। पाषाण युग नामक चैप्टर में जो है कुछ चीजों को हम लोगों ने देखा है, तो हम देख लेते हैं कि कहां तक लिखा है, कहां तक बताए हैं, फिर वहां से जो है हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं, तो उस चैप्टर से हम 2 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछे। कौन कौन लोग चाहते हैं हम आपसे क्वेश्चन पूछे? चलिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं क्वेश्चन पूछे आपसे। चलिए ठीक है, तो आपसे जो है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई नजर है, डेली आता है तब ना पता चलेगा। हाँ, आप लगभग हमको लगता है डेली आते हैं, आपको हम पहले भी देखे हैं इससे पहले। हाँ बताइए, आप ये बताइए
कि कौन ऐसा साहित्य है जो हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी दे। राज तरंगनी। कितने तरंग है इसमें? 8। इसके रचयिता कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण। बैठ जाइए। इधर आप भी हाथ खड़ा किए तो खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए, बताइए आप कि बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम आपको पढ़ाए भी हैं ये, ठीक है। दूसरा दिन है, बैठ जाइए, आप भी रेगुलर हैं। बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हम आपको पढ़ाए भी हैं। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र। बैठ जाइए। आगे आगे उधर, हाँ खड़ा होइए। हाँ बताइए, सिक्का के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए ऑनलाइन वाले लोग जवाब दीजिए तो, ठीक है। बताइएगा, अभिलेख के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाए? एपिग्राफ। प्रथम शासक जिसने अभिलेख जारी किया कौन है? अच्छा एक बात बताइए कि जो है आपको जो एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किस शासक से? समुद्रगुप्त से है। आगे, मूर्ति निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? कुषाण काल में। और मंदिर निर्माण कला का? गुप्त काल में। मूर्ति निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में। चलिए ठीक है। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और इसके बाद आगे बताइएगा कि एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। देखते हैं, आप लोग जवाब दे, ऑनलाइन वाले लोग सब लोग जवाब दीजिएगा। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया भी है और आगे भी पूछा जाएगा। निम्न में से किसने सबसे पहले भारत की यात्रा की? भारत की यात्रा की। ऑप्शन देंगे महाराज तब ना। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर डील करना होता है। आप लोग तो इतना टिकटॉकिया हो गए हैं ना, बताइए, अजीब हाल है। अभी ऑप्शन दिए नहीं। लीजिए, सबसे पहले वैन सॉन्गे लिख देते हैं, लेते रहिए अब आप। अरे और ऑप्शन लिखने दीजिए ना महाराज। हर बार ऑप्शन चेंज होते जा रहा आप लोग का है? सी होगा। अच्छा, क्या होगा? निर्याकस होगा ना? हाँ ठीक है, ठीक, निर्याकस होगा। निर्याकस होगा, सही उत्तर है, सही उत्तर है, ठीक है। क्योंकि इस सिकंदर के साथ ना आया था। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में ना आक्रमण किया था, तो ये तो 326 ईस्वी पूर्व में ना आया होगा। तो ये 326 ईस्वी पूर्व में आया है। और फाहियान जो है 399 से 414, संयुगन 515 से 520 ईस्वी, ये सब ईस्वी में है। 515 से 520 ईस्वी, 399 से 414 ईस्वी। और वेनसोंग जो है आपको 629 से 645, 629 से 645 ईस्वी है, ईस्वी है। तो ये तीनों तो ईस्वी हो गया, ईस्वी पूर्व हो गया, समझिएगा। मतलब जो है आप लोग समझ रहे हैं।
ठीक है, ठीक है, सही स्थिति में है। बस चेक करना चाह रहे थे कि जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉपी दीजिए। तो पिछले क्लास में जो लिखा है हम वही लिखे हैं, अपने मन से नहीं ना। नहीं तो बहुत विद्यार्थी को देखते हैं अपने मन से भी लिखता है। और हाँ, अब समझ में हमको आ गया कि जो हम कितना बताए हैं आपको पाषाण युग में। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दूसरा चैप्टर पढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं और ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम एक साथ करवाएंगे आपको। ठीक है, ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मेरे दिमाग में है। ठीक है, जैसे बिहार दरोगा सेकेंड बैच में जो है ज्योग्राफी चैप्टर वाइज पढ़ाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करवाते जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से अवगत करवाते जा रहे हैं। जानते हैं 2 घंटा अगर सही से क्लास हो ना, बहुत कुछ करवा सकते हैं। 2 घंटा बहुत होता है, लेकिन भीड़ भाड़ के कारण जो है 2 घंटा क्लास नहीं हो पाता है, जिस वजह से कुछ करवा पाते कुछ नहीं करवा पाते। लेकिन ये तो मेरा प्रॉब्लम है, आप लोग तो आ ही जाते हैं समय से। तो हम आपसे बस 1 माह का समय मांग रहे हैं। 1 माह जो है हम आपको सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ाएंगे और 1 माह के बाद जो है हम आपको सीधा 3 घंटा क्लास को करेंगे। 3 घंटा क्लास को करेंगे, उसमें 3 घंटा में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम पैनिक नहीं होइएगा और देखते हैं आगे सब चीज करेंगे। बस आप लोग धैर्य बना करके रखिए। थोड़ा सा दिक्कत है और समय का सबसे बड़ा खासियत यही है कि समय अच्छा हो या खराब हो, समय गुजर जाता है, समझे। तो थोड़ा बेहतर करने का प्रयास हम कर रहे हैं, आपको बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आने में, पढ़ने में, तो इस दिक्कत से जो हम आपको निजात दिलवाएंगे और बहुत जल्दी दिलवाएंगे। हम काम कर रहे हैं। अभी हम स्पष्टता पूर्वक कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको इतना भरोसा दे सकते हैं कि अभी जो आने जाने में आपको कष्ट होता है ना, इस कष्ट से हम आपको निजात दिलवा देंगे। ठीक है, आने वाले 1 माह के भीतर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आने जाने में किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात और यहां पर ही हम आपको बता देते हैं, फिर हम आपको पढ़ाएंगे नहीं तो फिर भूल जाएंगे। देखिए, ये आपका बिहार दरोगा तीसरा बैच है। ठीक है, बिहार दरोगा का 2 बैच पहले से चल रहा है। तो वो दोनों बैच में 5-5 टेस्ट हम ले लिए हैं, फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट देखिए, मेरा अपना ऐसा मानना है कि हमको जो बनना है उसको लेकर के उस काम पे हमें फोकस करना है। तो मतलब आपको दरोगा बनना है, तो दरोगा बनना है, तो दरोगा बनना इतना आसान थोड़े है। 10 लाख लोग में 2000 से 2500 का फाइनल रिजल्ट होता है। तो 10 लाख में 2000 से 2500 में आना आसान चीज थोड़े है जी, नहीं है, आसान चीज नहीं है। लेकिन एक सलीका से मेहनत कीजिएगा तो आसान भी है। तो मेरा अपना मानना है कि हम जो लक्ष्य बनाए हैं अपने जीवन में, दरोगा का परीक्षा पास करना है, हमारा लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है, हमारा मतलब आपका लक्ष्य है। तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक की बात कर रहे हैं, कम से कम सप्ताह में 1 दिन 100, कम से कम 100 वैसे प्रश्नों को देखें जो बिहार दरोगा में आने की संभावना है। जिस प्रकार का प्रश्न बिहार दरोगा परीक्षा में आने की संभावना है, मतलब हम बात कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट की। फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे बिहार दरोगा प्रीलिम्स परीक्षा में आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ इतिहास से रहेगा, कुछ भूगोल से रहेगा, कुछ नागरिक शास्त्र से रहेगा, कुछ ज्योग्राफी, कुछ जो है आपको फिजिक्स से रहेगा, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, करेंट से, इकोनॉमिक्स से, फिर जो है आपको मैथ, रीजनिंग से, खेल से, हर चीज से रहेगा। तो मतलब आपको परीक्षा हॉल में जिस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे उसी प्रकार के प्रश्नों से हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं।
प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक टेस्ट। आपका बैच जब शुरू हुआ है, 2 तारीख से बैच शुरू हुआ है, अभी तक हमको पता है कि बैच प्रॉपर वे में नहीं चला है, लेकिन आप विश्वास रखें कि प्रॉपर वे में भी बैच डेली चलेगा, ठीक है। और 3 दिन से तो लगभग चल रहा है, परसों हुआ एकदम ठीक, कल भी हुआ और आज भी हो रहा है, तो अब तो लगभग प्रॉपर वे में पटरी पे आ गया है, धीरे धीरे जो है रफ्तार भी पकड़ेगा। तो हम यहां पर आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि मेरा लक्ष्य ये है कि हम आपको पढ़ा करके, सब्जेक्टिव मटेरियल दे करके, ऑब्जेक्टिव मटेरियल दे करके हर प्रकार से हम आपके सिलेबस को खत्म करें। और दूसरा मेरा लक्ष्य ये है कि हम पूरे आपके अध्ययन और अध्यापन के दौरान प्रत्येक शनिवार को एक फुल लेंथ टेस्ट हम आपके लिए रखें, एक फुल लेंथ टेस्ट हम आपके लिए रखें। और आप जो एडमिशन लिए हैं ना, देखिए पैसा जो थोड़ा सा बढ़ा करके लिए हैं मार्केट के तुलना में मेरा फी थोड़ा ज्यादा है इस एरिया के अकॉर्डिंग। फिर इस एरिया से बाहर जाइएगा तब तो मेरा फी बहुत कम है, सबसे कम है, समझिए। इस एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फी ज्यादा है। तो ये पैसा लेने का कारण है आपको टेस्ट उपलब्ध करवाना। टेस्ट में तो क्वेश्चन जो है टाइपिंग करवाना होता है, फोटोकॉपी निकलवाना होता है, स्टाफ आता है, बहुत तरह का चीज है, बहुत तरह का खर्चा होता है, हर चीज को देखा जाता है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि पूरे अध्ययन अध्यापन के दौरान लगभग 30 टेस्ट विथ डिस्कशन से आपको अवगत कराएं। 30 टेस्ट विथ डिस्कशन से आपको अवगत करवाएं। और जैसे प्रैक्टिस बुक होता है ना, बुक में डिस्कशन लिखा हुआ होता है, वैसे ही हम आपको टेस्ट लेंगे और उसके डिस्कशन का पीडीएफ जो है टेस्ट होने के ठीक बाद हम आपको सौंप देंगे। आप घर पे जाकर के उसको पढ़िएगा। ये टेस्ट शनिवार को होगा, पूरे रविवार का समय मिलेगा। रविवार को पूरे 100 क्वेश्चन के डिस्कशन को रट जाना है। और जब आप सोमवार को क्लास आइएगा तो मेरा सोमवार को आपके बैच में होगा तो हम सोमवार को पूछ देंगे, या मंगलवार को आपके बैच में मेरा क्लास होगा तो हम मंगलवार को पूछ देंगे। तो मतलब टेस्ट विद डिस्कशन के माध्यम से भी जो है हम आपके पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं। जैसे मार्केट में कोई भी पब्लिकेशन 5 बुक निकाल दे प्रैक्टिस बुक, और 5 बुक पर मेरा एक प्रैक्टिस बुक भारी पड़ता है, क्योंकि एक ही प्रैक्टिस बुक में हम पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन और डिस्कशन के माध्यम से। तो इस 30 टेस्ट के माध्यम से पूरे जीएस के सिलेबस को हम कवर करेंगे, पूरे जीएस के सिलेबस को जो हम कवर करेंगे, और इसको भी जो है आपको लेकर के चलना है। तो हम सोच रहे थे कि पहला बैच दूसरा बैच का अलग टेस्ट ले, आपका अलग टेस्ट ले। तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि हम क्वेश्चन सेट करने में और जो है डिस्कशन लिखने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। पहले तो हम ट्राई किए लेकिन हम समर्थ नहीं हो पाए। यानी अभी तक सोचिए कि सोमवार को तो थोड़ा बहुत झगड़ा इधर उधर हो गया था, मंगलवार को काम नहीं कर पाए, बुधवार को काम किए हैं, बृहस्पतिवार को काम किए हैं और आज काम किए हैं, तब जाकर के जो है एक सेट पूरा का पूरा क्वेश्चन विद डिस्कशन तैयार हुआ है। तो काफी टाइम लगता है इन चीजों में, क्वेश्चन बनाने में। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि घटना चक्र से उठा करके डाल दिए, परीक्षा बानी से उठा के डाल दिए, कहीं से भी उठा के डाल दिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव से लुसेंट से डाल दिए, नहीं। क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। आप देखिए कुछ तो प्रीवियस ईयर देना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन जो हम क्रिएट करते हैं, समझिए अपने से बनाते हैं, तो इन चीजों में जो है आपको टाइम लगता है। तो इसलिए तीनों बैच का टेस्ट एक साथ कर रहे हैं, तीनों बैच का टेस्ट एक साथ कर रहे हैं। और टेस्ट में उसी को एलो दिया जाएगा जिसका एडमिशन है, बैली बच्चा को जो है एलो नहीं दिया जाएगा। और क्लासरूम जो है टोटल 7 गो क्लासरूम है, आप लोग आ जाइएगा। और टेस्ट में होता है कि हर कोई उपस्थित भी नहीं होता है, समझिए हर कोई टेस्ट में उपस्थित भी नहीं होता है, तो इसलिए मत डरिएगा कि तीनों बैच कैसे हो जाएगा, समझिए। तो बहुत लोग उपस्थित भी नहीं होता है। तो टेस्ट विद डिस्कशन जो है ये हम आपके लिए जो है उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और देखते हैं, कल पहला टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम हर चीज क्लियर कर रहे हैं, आपको चिंता काहे कर रहे हैं आप, ठीक है। अरे रुकिए ना, हम सब चीज क्लियर कर रहे हैं। तो ये चीज है, तीनों बैच का टेस्ट जो है एक ही टाइम होगा। और टेस्ट का टाइम है दोपहर में 12:30 बजे से। देखिए दोपहर में 12:30 बजे से टेस्ट का टाइम इस वजह से रखे हैं, उस वजह से उस टाइम में शनिवार को किसी का कोई क्लास नहीं होता है, ताकि कितनों भीड़ आ जाए तो हम मैनेज कर ले,
समझ, कितनों भी आ जाए तो हम मैनेज कर ले, सब क्लासरूम में बैठा करके, टोटल 7 क्लासरूम है, सब क्लासरूम में बैठा करके हम मैनेज कर लेंगे। या 7 क्लासरूम से नहीं होगा तो और भी जो है इस कैंपस में और भी हमारे अच्छे जान पहचान के जो लोग हैं जिनका हमसे उठना बैठना है, उनके क्लासरूम में हम आपको बैठा देंगे, समझ गए। और टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, एकदम परीक्षा के अकॉर्डिंग होगा। और उसके बाद जो है उसका डिस्कशन पीडीएफ फॉर्मेट में जो है आपको टेस्ट, जैसे ही आप निकलने लगिएगा ना तो आपको हम दे देंगे। रविवार को जो है घर पे जाकर के उसको पूरा याद कर जाना है। टोटल अभी 5 टेस्ट हुआ है, 5 टेस्ट जो हुआ है उसका डिस्कशन नहीं दिए हैं, उन लोग को भी डिस्कशन नहीं दिए हैं। ये सब घटना होने के बाद जो है ना ये सब सोचे हैं। देखिए घटना का कारण जो है बिहार दरोगा बैच है, सबको सब आंख पे चढ़ा लिया है कि कैसे वैकेंसी आने से पहले। देखिए होता क्या है कि जब वैकेंसी आता है तब लोग बेच देता है, लेकिन हम वैकेंसी आने से पहले सबसे पहले बिहार दरोगा बैच हम ही दिए। उसके बाद मार्केट में अब सब लोग बिहार दरोगा बैच बनाना शुरू कर दिया है। सबको लग रहा है कि 3 गो बैच कैसे बना लिया, तीसरा बैच में भी वही हाल है जो पहला बैच में हाल था, मतलब जो भीड़ था वही भीड़ है। आगे तो 5 10 गो 15 गो बैच बना लेगा। सबको ये सब बात बहुत तरह का चीज है, समझ गए। तो इसलिए जो है अब हम टारगेट किए हैं कि जब उसी को लेकर के झगड़ा हो रहा है ना, एक हम बिहार दरोगा बिल्डिंग ही खड़ा करने जा रहे हैं, समझते हैं। बिहार दरोगा बिल्डिंग खड़ा करने जा रहे हैं, यानी उस बिल्डिंग में जो है ना बिहार दरोगा का ही बैच चलेगा सुबह से लेकर शाम तक। फाउंडेशन उडनेशन यहां रहेगा, समझ गए। और आसपास में ही बिल्डिंग खड़ा करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। अब तो एकदम मेरा तो ये इच्छा है कि जो सीट है सब इतना हम अपने विद्यार्थी पर मेहनत करें, सब मेरा विद्यार्थी सीट लिखा जाए, समझ गए। तो कुल मिलाकर के 5 टेस्ट हुआ है, उसका डिस्कशन हम नहीं दिए हैं। तो ये 5 टेस्ट हो गया है, तो 6ठा नंबर टेस्ट से लेकर 35वां नंबर टेस्ट तक होगा, यानी 30 टेस्ट का हम डिस्कशन देंगे आपको। आप 6ठा टेस्ट देखिएगा तो आप अकबकाइएगा नहीं, डिस्कशन देना 6ठा नंबर टेस्ट से ही शुरू किए हैं और सिलेबस बेस्ड टेस्ट 6 नंबर से ही शुरू हो रहा है। तो आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है। और आपके बिहार दरोगा बैच के पीडीएफ सेक्शन में, बिहार दरोगा बैच के आपके बैच के पीडीएफ सेक्शन में 5 टेस्ट का जो है हम ये डाल देंगे। क्या डाल देंगे? तो मतलब हम क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है, क्वेश्चन हम डाल देंगे, आप आंसर के साथ अपना देख लीजिएगा। और नहीं तो एक बात बताइए, मान लिया जाए कि मेरे पास 7 क्लासरूम है, नहीं भर पाया, गांधी मैदान खाली रहता है ना जी, है गांधी मैदान खाली रहता है ना। गांधी मैदान में तो लगभग 50,000 विद्यार्थी बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? वहां पर क्या होगा, फ्री कर देंगे, सबके लिए फ्री कर देंगे, समझ गए। सब आइए दीजिए, सब फायदा उठाइए, समझ गए। ये तो ये हो सकता है ना, ये ऑप्शन है या नहीं है? क्या होगा, मेरा पॉकेट थोड़ा ढीला होगा, क्या फर्क पड़ता है? सब चीज पैसा थोड़े होता है जी, सब चीज पैसा नहीं होता है। लोगों को थोड़ा सहायता भी मिल जाए तो बेटर है, समझ गए। ऐसे आप लोग पैसा दिए हैं तो आप लोग को यानी सब चीज मुहैया करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है, और उसके बाद जो है फ्री उरी को देखना। तो आगे बहुत सारा चीज दिमाग में सोचे हुए हैं। एक बिहार दरोगा बिल्डिंग ही खड़ा करने जा रहे हैं, वहां पर सुबह से लेकर शाम तक बिहार दरोगा बैच टेस्ट हर चीज बिहारी दरोगा का चलेगा वहां पर। उस बिल्डिंग को नाम दे देंगे बिहार दरोगा बिल्डिंग, समझ गए। तो बहुत जल्दी, बस हम आपसे 1 माह का समय ले रहे हैं, बस 1 माह थोड़ा सा आप हमारे लिए कष्ट सह लीजिए, फिर जो है धक्कम धुक्का कुछ नहीं होगा, बेहतर बिल्डिंग खड़ा करेंगे, समझ गए। हाँ चलिए, तो जो है 12:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे सीए टेस्ट है, 12:30 बजे सीए टेस्ट है। हाँ कल शनिवार है ना, कल 12:30 बजे सीए टेस्ट है, सबको आना है। 5 से 7 बैच वाले को भी आना है, 5 से 7 बैच वाले को भी आना है। और जो ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं उनको नहीं आना है। ऑनलाइन ऑफलाइन फी में डिफरेंस है ना जी, फी में डिफरेंस क्यों है? यही सब तो टेस्ट सब के कारण, इसमें टेस्ट में खर्चा होता है ना। ऑनलाइन वाला को तो हम पीडीएफ दे दियो, अपना निकालेगा, उसका अपना खर्चा होगा, क्लियर है। तो आइए अब पढ़ते हैं। तो इस टेस्ट के विषय में बता दिए हैं ताकि आप कोई कंफ्यूजन में ना रहे। और कल से जो है ये भी, यानी पढ़ाने के लिए तो हम लोग 2 सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे हो, लेकिन इस टेस्ट के माध्यम से जो है प्रत्येक सप्ताह आपके हर सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। मैथ रीजनिंग का भी, मैथ का 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, रीजनिंग का 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, करंट का भी लगभग 15 क्वेश्चन दिए हैं, करंट का, हाँ 15 क्वेश्चन दिए हैं करंट का सॉल्यूशन के साथ। उसमें जो है
यानी मिक्स करके दिए हैं, ठीक है। 2022 लगभग पूरा मिक्स है, ठीक है। 2022 पूरा मिक्स है। तो आगे देखेंगे हम, ऐसा करेंगे कि मंथली कर देंगे, समझ गए, ताकि आप लोग पढ़ के भी आए तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए अब आइए पढ़िए, आए तो क्वेश्चन है, अब आइए पढ़िए। पाषाण युग, डिस्कशन तो बोले पीडीएफ फॉर्मेट में लिख करके देंगे, हाय हार्ड कॉपी मिलेगा, हाँ हार्ड कॉपी मिलेगा, हाँ तो और क्या, हार्ड कॉपी देंगे हम डिस्कशन का। लेकिन यही है कि एडमिशन देखेंगे तब देंगे, ऐसे थोड़े देंगे। नहीं, ऑनलाइन वाले को कैसे दे देंगे, नहीं देंगे, पैसा जमा कीजिए टेस्ट का। हाँ हाँ, चलिए आइए, पाषाण युग, पाषाण युग देखिए, पाषाण युग यानी स्टोन एज। जो स्टोन एज है, अगर हम स्टोन एज को देखें तो हम आपको बताए हुए थे पिछले क्लास में कि मानव उत्पत्ति से, मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को पाषाण युग कहते हैं। और जो पाषाण युग है, पाषाण युग को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और जो पाषाण युग को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, और तीसरा नव पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग, ठीक है, तीसरा नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग मानव उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईस्वी पूर्व, मानव उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व, पूरा पाषाण युग। मध्य पाषाण युग 10,000 ईस्वी पूर्व से 5500 ईस्वी पूर्व, 5500 ईस्वी पूर्व। और नव पाषाण युग 5500 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व। यह सब बात पिछले क्लास में हम आपको क्लियर किए हुए थे। और साथ ही साथ यह भी बात हम आपको बताए हुए थे, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग के जो अस्त्र शस्त्र थे, जो पाषाण के बने औजार थे, उसकी प्राप्ति सोहन नदी घाटी से हुई है। और सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, जिस वजह से पूरा पाषाण युग को सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं, सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं, सोहन नदी घाटी संस्कृति कहते हैं। फिर आपको मध्य पाषाण युग, इस युग के जो औजार थे, जो हथियार थे, जो औजार थे, जो अस्त्र शस्त्र थे, वह आपको छोटे छोटे पत्थरों का बना हुआ था, जिस वजह से इसको सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहते हैं। और नव पाषाण, जो पत्थर के उपकरण होते थे उस पर पॉलिश किया जाने लगा, जिस वजह से इसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं। और बिहार दरोगा परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस कालखंड को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहते हैं? तो इसका उत्तर होता नव पाषाण युग। अब यहां पर समझिएगा, अगर हम मानव की बात करें तो हम आपको पहले भी मानव के विषय में समझाए थे। अगर मानव की बात की जाए, अरे उधर ताला मारिए तो उसमें, ठीक है ताला मारिए उसमें,
जब बार बार बोले हैं कि आई कार्ड चेक करके घुसाना है, ताला उला मार देना है, फालतू आता है, डिस्ट्रक्शन पैदा होता है। ठीक है, अंदर बाहर करेगा तो थोड़ा सा नहीं हो जाता है। ठीक है, वो आकर के बैठ के पढ़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, एक बार आया फिर गया, फिर आया फिर गया, समझे? तो इससे डिस्ट्रक्शन पैदा होता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, और कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा तो फिर जितना देना होगा उतना नहीं दे पाएंगे। चलिए अब सुनिएगा आप। मानव नंगा भूखा पैदा हुआ था, समझ गए? धीरे धीरे जैसे मानव सभ्य होता गया, वैसे वैसे मानव कपड़ा पहनना शुरू किया, सही ढंग से खाना बनाना शुरू किया, खाना खाना शुरू किया। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ हर क्षेत्र में। तो इसमें हम आपको बता दें, इसमें एगो है आग की खोज कब हुई है, एगो है पशुपालन कब से हुआ है, और एगो है आपको जो है कृषि कब से होना प्रारंभ हुआ है। तो यहां पर देखिए, अगर हम आग की खोज की बात करें तो जो आग की खोज है, आग की खोज आपको पूरा पाषाण युग में हुआ। पूरा पाषाण युग में यानी पूरा पाषाण युग के जो मानव थे, मानवों के द्वारा पत्थर पर, एक पत्थर पर जब दूसरा पत्थर मारा गया तो उससे जो है चिंगारी उत्पन्न हुई, वहीं से माना जाता है कि आग की खोज हुई है, वहीं से माना जाता है कि आग की खोज हुई है। तो मानव ये गतिविधियां पूरा पाषाण युग में किया था, अर्थात आग की जो खोज हुई है वह आपको पूरा पाषाण युग में हुआ है। आग की खोज कब हुई है? पूरा पाषाण युग में। इसके बाद मानव जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, और मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, फिर भेड़ को, बकरी को, अन्य जानवरों को मानव ने पालतू बनाया, और मानव जानवरों को पालतू बनाने के बाद जो है उसका पालन पोषण सही ढंग से करने लगा, उसका पालन पोषण सही ढंग से करने लगा, अर्थात पशुपालन सही ढंग से करने लगा, पशुपालन सही ढंग से करने लगा। तो जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं कि मानव पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, वह मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। तो मध्य पाषाण काल में जो है मानव पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, मतलब गाय भैंस बकरी ये सब जो है पालना शुरू कर दिया था। अब एक चीज यहां से यह पूछा जाता है, और यहां से अच्छा क्वेश्चन भी बनता है अपने आप में, कि पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य को हम देखें तो जो पशुपालन का साक्ष्य है, पशुपालन का साक्ष्य आपको मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर। यहां पर एक बात हम आपको बताएंगे कि देखिए, जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है ना, कौन पूरा पाषाणकालीन स्थल भारत के किस राज्य में है, इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, इतिहास का घटना चक्र पलट करके देखिएगा, उसमें इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। हाँ, देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, समझ गए? तो यहां पर जो पशुपालन है, पशुपालन के जो साक्ष्य है वह आपको आदमगढ़ से मिला है और बागौर से मिला है। और जो आदमगढ़ है यह मध्य प्रदेश में है, और जो बागौर है यह आपको राजस्थान में है, यह आपको राजस्थान में है, राजस्थान में है। और मानव ने पशुपालन करना जब प्रारंभ किया था तो मानव ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया था, आप सभी लोग उस जानवर से अवगत होंगे,
कुत्ता को पालतू बनाया था। समझिए, कुत्ता को जो है मानव सबसे पहले पालतू बनाया था। और कुत्ता के विषय में यह मान्यता है कि कुत्ता काफी वफादार जानवर होता है। समझ गए? आज का इंसान जो है 3 रोटी आपका खाएगा तो 3 मिनट याद रखेगा, लेकिन किसी कुत्ता को 3 रोटी खिलाइएगा तो कम से कम जो है जब तक जीवित रहे, जीवित तो कुत्ता का उम्र होता है लगभग 5 से 10 साल, वही 10-12 जो भी होता है, 10-12 साल जो भी होता है, तो कुत्ता कम से कम 3 साल याद जरूर रखेगा। समझ गए? इसलिए अमीर लोग जो है, समझ गए, अमीर लोग को स्पेशली आप देखेंगे जो पैसा वाला हो जाता है, पैसा वाला लोग को अमीर लोग कहा जाता है, तो वो जो है अपने संबंधी को या अपने भाई को या अपने आसपास के लोगों को मदद नहीं करेगा। समझ गए? लेकिन जो है लाख रुपया का कुत्ता पालेगा, उसको बढ़िया बढ़िया खिलाएगा, उसको कपड़ा पहनाएगा, उसको जो है टहलाने के लिए ले जाएगा। समझे? तो ये सब काम आप लोग नहीं कीजिएगा। कुत्ता वफादार जानवर है, ठीक है, लेकिन मानवता से बढ़ करके वफादारी कुछ भी नहीं होता है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि लोग आपके विषय में क्या सोचता है, लोग आपको लेकर क्या करता है, इन चीजों के ऊपर आप नहीं चलिएगा। आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर चलना है। मतलब हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई अन्याय करता है तो अब यह नहीं कि आप भी उसके साथ अन्याय करना शुरू कर दे, नहीं। अगर आप भी उसके साथ अन्याय करना शुरू कर दिए तब आप में और उसमें अंतर क्या रहा? कुछ अंतर तो होना चाहिए ना हो। समझ गए? तो कोई आपके साथ अन्याय करता है ना, कोई आपको 2 चाट मारता है ना, तो उसको जो है प्यार दीजिए आप। समझे? वो स्वयं जो है लेकिन आज के डेट में क्या होगा, अगर कोई 2 चाट देगा तो सामने वाला कहेगा हम 4 चाट मारेंगे। समझ गए? क्या हुआ? हाँ, अब तो है, सब चीज खत्म हो गया है। ठीक है, हाँ, ये चीज तो है। हाँ 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 ये भी बात है। चलिए ठीक है, फिर भी अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप किसी के साथ अन्याय नहीं कीजिए, आप किसी के साथ गलत मत कीजिए। कुल मिलाकर के हम यही संदेश देना चाह रहे थे कि आप किसी के साथ गलत नहीं कीजिए। दुनिया आपके साथ कितना भी गलत कर दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जीवन में जब कठिनाई नहीं हो तो जीवन जीने का मजा क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, कठिनाई से भरपूर होना चाहिए जीवन, तब जीवन जीने में मजा भी है। हर दिन एक नया चुनौती सामने आना चाहिए। समझिएगा? हर दिन एक नया चीज आना चाहिए, तब जीवन जीने में मजा है। समझे? आगे आइएगा आप। इसके बाद मानव जब पशुपालन करना शुरू कर दिया तो मानव ने यह देखा कि मानव जो खाता है वो तो ये जानवर सब खेबे करता है, साथ ही साथ जो है मतलब इसको अलग प्रकार का जो है घास भूसा चाहिए। समझ गए? तो मानव को लगा कि कुछ और जानवरों के खाने के लिए होने चाहिए। तो मानव को लगा कि कृषि करना चाहिए, और तब फिर बाद में जाकर मानव कृषि करना शुरू किया। और नवपाषाण युग में कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत की हम बात करें तो जो कृषि की शुरुआत हुई है यह आपको नवपाषाण युग में हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर नवपाषाण युग में जब कृषि की शुरुआत हुई, कृषि होने लगे, तो कृषि अगर करना है आज के डेट में तो एक फसल को अगर हम उगाते हैं, उगाने से लेकर जो है यानी दाना निकालने तक, यानी फसल बोने से, खेत जुताई से लेकर दाना निकालने तक की प्रक्रिया को आप देखेंगे, लगभग 4 से 5 माह जो है आपको लग जाएगा, 4 से 5 माह लग जाएगा। लेकिन उस समय ऐसा थोड़े था, उस समय ट्रैक्टर तो नहीं ही था, उस समय जो है आपको थ्रेशर तो नहीं ही था। तो उस समय मानव हर चीज अपने हाथ से करता था, छोटे मोटे औजार से करता था मानव। तो टाइम बहुत ज्यादा लगता था। जैसे आज भी अगर आप सुदूर इलाका में चले जाइएगा ना, सुदूर इलाका में, मतलब सुदूर इलाका कहने का मतलब यह हुआ कि एकदम अल्प विकसित, एकदम विकसित है ही नहीं। वहां पर चले जाइएगा तो जो है पत्थर मिलेगा, ठीक है, शिला यानी पत्थर मिलेगा, और धान समझते हैं ना, समझ गए,
उस पत्थर पर जो है धान झांटा जाता है, समझ गए, यानी लेकर के इतना, यानी लेकर के जो है उस पर मारा जाता है, तो उससे जो है धान अलग निकल जाता है और ये वाला पार्ट अलग निकल जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होंगे वो समझ रहे होंगे, जो शहर में रह रहे होंगे वो नहीं समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं? हाँ, बिहार में तो समझना चाहिए, सही बात है, ठीक है, समझना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ हाँ, चलिए ठीक है, ये चीज है। तो उस समय तो जो है यही सब होता था, ऐसे ही निकाला जाता था, समझ गए। फिर जो है कुछ फसल को आप देखेंगे कि एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है, पेड़ से जो है उस पर ये रगड़ा जाता है, और कुछ फसल तो ऐसे होते हैं जिसको एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है और खुट्टा में जो है बैल बांध दिया जाता है और उसको घुमाया जाता है, समझ गए। तो ये सब चीज होता है ना, हो, हाँ, ये सब चीज होता है। चलिए अब सुनिए, यहां पे किए हुए भी हैं। अरे वाह, चलिए, नवपाषाण युग। तो नवपाषाण युग में जो है मानव कृषि करना शुरू किया, और जो कृषि है, अब आप कृषि कीजिएगा, और आज के डेट में तो 4 से 5 माह, उस समय 4 से 5 माह में फसल उग जाता होगा, नहीं, साल लगता था, कभी कभी 2 साल भी लग जाता था एक फसल के उत्पादन करने में, यानी 1 साल से ज्यादा, 1 साल और 2 साल के बीच में, ठीक है, 1 साल 2 साल के बीच। अब आप स्वयं सोचिए, हमको फसल उगाना है और फसल उगने में लगभग 2 साल लग जाता है, तब वो 2 साल तक वो फसल के नजदीक में अस्थायी तौर पर रहेंगे तब ना फसल उत्पादन होगा, नहीं तो उस समय तो जानवर सब खुले घूमता था, और खुले घूमता था तो जानवर उस फसल को खा जाता या नहीं खा जाता, खा जाता। तो इसी काल में, यानी नवपाषाण युग में, जब मानव कृषि करना शुरू किया, तो कृषि करने के साथ साथ इसी युग में मानव में अस्थायित्व का विकास हुआ, अस्थायित्व का विकास हुआ, यानी मानव जो है अब एक जगह रहने लगे, एक जगह रहने लगे। अब जब मानव एक जगह रहने लगे तो मानव को अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होने लगी, खाना बनाने के लिए बर्तन की आवश्यकता मानव महसूस करने लगे, तो कुछ मानव जो है अपना कलाकारी करने लगे। और जैसे अभी आप ही लोग हैं, हर किसी का अलग अलग रुचि होगा, किसी को खाना पसंद होगा, किसी को मूवी देखना पसंद होगा, किसी को घूमना पसंद होगा, किसी को किताब पढ़ना पसंद होगा, किसी को संगीत सुनना पसंद होगा। तो कुछ मानव कुछ करने लगे, कुछ मानव कुछ करने लगे, कुछ कपड़ा बुनने लगे, कुछ कपड़ा सिलने लगे, कुछ जो है मिट्टी का बर्तन बनाने लगे। और इसी काल में मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। और इसी समय जो है मृदभांड का विकास हुआ, यानी मिट्टी का बर्तन बनने लगा। इसी समय मृदभांड का विकास हुआ और मिट्टी का बर्तन जो है आपको बनने लगा। कहने का यह मतलब हुआ कि नवपाषाण युग में कृषि करने के कारण मानव में अस्थायित्व का गुण आया, मानव मृदभांड बनाने लगे। इसलिए नवपाषाण युग को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है, मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है, मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। तो देखिए, नवपाषाण युग को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, कृषि संस्कृति और मृदभांड संस्कृति, इन सभी नाम से जो है आपको नवपाषाण युग को जाना जाता है। विशेष तौर पर नवपाषाण कालीन बस्ती का काफी ज्यादा महत्व है, नवपाषाण कालीन बस्ती का काफी ज्यादा महत्व है। और जो कुछ प्रमुख नवपाषाण कालीन बस्ती है, उस बस्ती से हम आपको अवगत करवाते हैं। नवपाषाण कालीन बस्ती में एक आपको बुर्ज होम है, बुर्ज होम है, बुर्ज होम के बाद दूसरा गुप्तकराल है, गुप्तकराल के बाद तीसरा चिरांद है, चिरांद है, चौथा आपको अतिरंपकंब है, अतिरंपकंप है। फिर जो है आपको पांचवा जो है आपको मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है। फिर जो है आपको कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा है। फिर जो है आपको लहुड़ा देव है, लहुड़ा देव है इत्यादि। ये सभी
ये सभी जो है आपको नवपाषाणकालीन बस्ती है। बुर्जहोम, गुपकराल, चिरांद, अतिरंपकम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, लोहरादेव, फिर संगन कल्लू ये भी है। ये सभी के सभी जो है आपको नवपाषाणकालीन बस्ती है। इन नवपाषाणकालीन बस्तियों में हम इसका अवस्थिति क्लियर करते हैं। बुर्जहोम और गुपकराल जम्मू कश्मीर में, बुर्जहोम और गुपकराल जम्मू कश्मीर में, चिरांद बिहार के सारण में, बिहार के सारण में, तो बिहार। अतिरंपकम तमिलनाडु में, अतिरंपकम तमिलनाडु में, और इसके बाद मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। और इसके बाद कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश। और लोहरादेव यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। यह भी कहां है? उत्तर प्रदेश में ही। फिर इसके बाद जो है सरायनहर है, महदहा है, दमदमा है। और ये जो सरायनहर, महदहा और दमदमा है, इसके विषय में हम आपको बता दें, यह नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है, बल्कि आपको मध्यपाषाणकालीन बस्ती है। तो मध्यपाषाणकालीन बस्ती में आपने यहां पर आदमगढ़ और बागौर को देखा। आदमगढ़ और बागौर के अलावा जो है आपको सरायनहर, महदहा और इसके बाद दमदमा, समझ गए, दमदमा, ये सभी मध्यपाषाणकालीन बस्ती है। और ये सभी जो मध्यपाषाणकालीन बस्ती है, ये सब उत्तर प्रदेश में है, समझ गए, सब उत्तर प्रदेश में। टोटल के टोटल बस्ती जो है आपको कहां है? उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात में है। वो पाषाण युग स्थल थोड़े है, वो तो हड़प्पा कालीन स्थल है, वो हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है, हड़प्पा गुजरात में है वो। चलिए आइएगा आप यहां पे। तो भारत का मानचित्र आप लोग जानते हैं ना? हो आज तो मानचित्र कहां है? हाँ, कौन राज्य कहां है जानते हैं ना? अच्छा, ई क्या है? हो लद्दाख है ना? हाँ, ई क्या है? ई क्या है? हिमाचल प्रदेश। ई क्या है? उत्तराखंड। ई क्या है? पंजाब। ई क्या है? हरियाणा। ये क्या है? राजस्थान। ये क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। क्लियर है? तो दिखा दिए, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बेटर है वर्ल्ड वाला। अच्छा, उसमें जो है ना, देखिए मूल तौर, हाँ ज्योग्राफी तो पढ़ा रहे हैं, दूसरे बैच में पढ़ा रहे हैं, आपके बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं। 3 से 5 वाला बैच में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। यहां पर जितना का जरूरत है, यहां पर तो भारत का जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख लिए, भारत को देख लिए। अब यहां पे आप आइएगा, यहां पर कुछ चीज को हमें समझना है। देखिए, इन सभी स्थलों का काफी महत्व है, और मुख्य तौर पर जो प्रश्न आता है ना, इन स्थलों से संबंधित ही प्रश्न आता है। तो गौर से सुनिएगा। यहां पर अब बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणकालीन बस्ती है, और यहां से मृदभांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहां से गर्ताबास मिले हैं, मतलब गड्ढा घर, गर्ताबास। देखिए, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है? मृदभांड। गर्तावास, गड्ढा घर। क्या? गड्ढा घर। अब अभी तो ईंट है, सीमेंट है, छड़ है, बालू है, हम लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते हैं। उस समय थोड़े ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ था कि जो है हम घर बना देते, और तकनीक था कि हम घर बना देते। नहीं, उस समय जो है मानव क्या करते थे? धरातल को खोद देता था, धरातल की खुदाई कर देता था, समझ गए, खुदाई कर देता था, यानी गड्ढा टाइप का बना लेता था, और उसी में मानव रहता था। तो जो गड्ढा घर होता था उसी को गर्ताबास कहते थे, उसी को गर्ताबास कहते थे। और उस गर्ताबास में मानव रहता भी था,
और कई जगह ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि उस गर्तावास में मानव को दफनाया भी जाता था। जम्मू कश्मीर में ही इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। गर्तावास में मानव रहता भी था और उसी गर्तावास में मानव को दफना भी दिया जाता था। तो जम्मू कश्मीर में जो बुर्ज होम और गुपकराल है, जम्मू कश्मीर में जो बुर्ज होम और गुपकराल है, इन दोनों नवपाषाण कालीन स्थलों से गर्तावास के प्रमाण, मृत भांड के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ इसमें जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम से इस बात का प्रमाण मिला है कि मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है। मानव के साथ कुत्ता, यानी अगर मालिक का निधन हुआ तो मालिक के निधन होने के बाद मालिक का जो कुत्ता था, उस कुत्ता को भी मालिक के साथ ही दफना दिया जाता था। ऐसा नहीं कि मार करके दफना दिया जाता था, नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे गांव घर में आप देखेंगे कि आपके दादाजी का अगर निधन हुआ, पहले हो गया, तो दादाजी को जहां दफनाया जाता है वहीं पर बाद में 5 बरस के बाद दादी का निधन हुआ तो उसको भी वहीं पे जाके नहीं दफना दिया जाता है। अरे वही बात है वही बात है। दफनाने का दफनाना और जलाना दोनों में अंतर होता है, पता है ना। दफनाना और दाह संस्कार दोनों में अंतर होता है। देखिए, दफनाने की परंपरा जो है इस्लाम धर्म में है। इस्लाम धर्म में होता यह है कि जो है आपको, हाँ क्रिश्चियन में भी है, इस्लाम धर्म में होता यह है कि गड्ढा खोद करके जो है ना उसमें शव रख दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है, समझ गए। ये तो इस्लाम धर्म में हो गया। और हिंदू धर्म में होता यह है कि जो है गड्ढा खुना जाता है और उस पर जो है जलावन दिया जाता है, जलावन दिया जाता है और फिर जो है उस पर लाश दे दिया जाता है, फिर ऊपर से भी जलावन दे दिया जाता है और फिर जो है जो बड़े संतान होते हैं वो मुखाग्नि जो है आपको देते हैं। बड़े संतान जो है आपको मुखाग्नि देते हैं और फिर जो है आपको ये दाह संस्कार हो गया या जलाना हो गया, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत होता है। और इसके बाद जो है जिनका निधन होता है, यानी उस समाधि में से जो है हड्डी निकाल लिया जाता है। मानव का हड्डी जलता न है और हड्डी निकाल करके जो है गंगा नदी में जो है अस्थि विसर्जन कर दिया जाता है। और हम लोगों के साइड में तो हमको लगता है गंगा और कोसी दोनों में किया जाता है। कुछ गांव में ये परंपरा है, मुख्य तौर पर गंगा में तो किया ही जाना है, लेकिन कुछ गांव में ये भी परंपरा है जिसके आसपास कोसी नदी बहती है, वहां पर जो है अस्थि विसर्जन गंगा और कोसी दोनों में किया जाता है, समझे। तो ये है। लेकिन उस समय जो है ना दफनाया ही जाता था। उस समय कोई इस्लाम धर्म थोड़े था, हिंदू धर्म, कोई अलग अलग धर्म नहीं था। तो उस समय सबको दफनाया ही जाता था, टोटल को दफनाया ही जाता था, समझ गए। तो ये चीज है। तो मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण जो है बुर्ज होम से मिला है। इसके बाद जो है आपको चिरांद है। बिहार के सारण में जो है आपको चिरांद पड़ता है। और चिरांद से जो है, देखिए सामान्य तौर पर पाषाण काल में जो औजार होते थे, जो हथियार होते थे, वो पत्थर का बना होता था, पत्थर का बना होता था। लेकिन नव पाषाण काल में औजार, अस्त्र शस्त्र या हथियार पत्थर ही नहीं बल्कि हड्डी का, जानवर की हड्डी का औजार बनाया जाता था, जानवर की हड्डी का औजार बनाया जाता था। और यहां पर हम ये बात भी बताते चले, यहां से भी बुर्ज होम गुपकराल से भी हड्डी के औजार के प्रमाण मिले हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर हड्डी के उपकरण बिहार के सारण के चिरांद से मिला है। और बिहार के सारण के चिरांद से जो बड़े स्तर पर हड्डी के उपकरण मिले हैं, बड़े स्तर पर हड्डी के उपकरण मिले हैं, उस हड्डी के विषय में पता किया गया कि यह हड्डी जो है किस जानवर का है। तो पता यह चला कि हिरन का सिंग है, हिरन का सिंग, हिरन का सिंग, हिरन के सिंग से जो है आपको औजार बनाए जाते थे। तो यह बात है। फिर अतिरंपकंब है। अगर हम मानव को देखे तो मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम धातु के तौर पर तांबा का प्रयोग किया गया था। धातु के तौर पर तांबा, धातु के तौर पर मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया, तांबा का प्रयोग किया। तो जो तांबा था
तांबा से कुल्हाड़ी बनाया गया था। कुल्हाड़ी समझते हैं ना, काटने वाला, ठीक है, काटने वाला कुल्हाड़ी बनाया गया था। तांबा से जो है आपको कुल्हाड़ी बनाया गया था, और तांबा का कुल्हाड़ी ही अतिरम्कम से प्राप्त हुआ है। तांबा का कुल्हाड़ी, तांबा का कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ? अतिरम्कम। फिर आपको मेहरगढ़ है। नवपाषाण युग में जो मानव के द्वारा जो गेहूं तथा अन्य फसलों का उत्पादन किया जाना प्रारंभ हुआ, उसमें मेहरगढ़ से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कृषि करने का, यानी मानव कृषि करते थे। नवपाषाण युग में मानव कृषि करते थे, मानव फसल का उत्पादन करते थे। इसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपको मेहरगढ़ से मिला। लेकिन आधुनिक अनुसंधान, जो नया रिसर्च हुआ है, नया रिसर्च में यह देखने को मिलता है कि मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले थे, उससे भी कृषि के पुराना साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लोहड़ा देव से मिला है। उत्तर प्रदेश के लोहड़ा देव से मिला है। तो जो आधुनिक अनुसंधान है, आधुनिक अनुसंधान के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लोहड़ा देव से मिला है। अब देखिए, यहां पर एक बात हम आपको क्लियर करना चाहते हैं। क्लियर ये हम करना चाहते हैं कि देखिएगा क्वेश्चन, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बुर्जहोम, संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक में है, ये भी नवपाषाण कालीन बस्ती है, संगनकल्लू, ठीक है। बुर्जहोम, संगनकल्लू, संगनकल्लू। तीसरा मेहरगढ़। चौथा चिरांद। ठीक है, रुकिए न, रुकिए न, काहे आप बकाते हैं। सेम क्वेश्चन, कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ऑप्शन मेहरगढ़, अतिरम्कम, महदहा, लोहड़ा देव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आज तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो? हाँ, मेहरगढ़ होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा? लोहड़ा देव। देखिए, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है बताएं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर टिक करना पड़ रहा है। तो जो वनडे परीक्षा होता है, वनडे परीक्षा में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नहीं, बल्कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना होता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे परफेक्ट होगा वही उसका उत्तर होगा। अब यहां पर कुछ विद्यार्थी कहेगा कि जो है सर मेहरगढ़ काहे न होगा, सब किताब में तो लिखा हुआ है। तो यहां पर हम आपको बताएं, आधुनिक अनुसंधान जो नया रिसर्च हुआ है वो यह बताता है कि मेहरगढ़ से जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, उससे भी प्राचीनतम साक्ष्य लोहड़ा देव से मिला है।
तो नया चीज जो है आपको ऐड करते रहना होगा। बहुत सारा बुक तो अभी तक यही लिख रहा है, लेकिन जो है कुछ बुक जो है इसमें धीरे धीरे संशोधन कर रहा है, समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आप जवाब दे दिए, मतलब हम समझ पा रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हे भगवान, दोनों ऑप्शन में दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हाँ, अरे दोनों ऑप्शन में दिए हैं ना जी। लोहरा देव, मेहरगढ़, दोनों तो ऑप्शन में हम दे दिए हैं। सर्वप्रथम रहेगा तब पर भी लोहरा देव ही होगा। अगर ऑप्शन में लोहरा देव है तब लोहरा देव ही होगा। अगर ऑप्शन में लोहरा देव है तो हर कंडीशन में लोहरा देव होगा। हाँ जी, हाँ जी, अगर ये ऑप्शन में है तो यही होगा। अच्छा, हाँ, पता नहीं, हमको नहीं पता है। हमको कुछ और नहीं पता है। आप लोग अब भुकाना शुरू कर दिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप अपना लिख लीजिए या फोटो ले लीजिए, रूम पे आप अपना लिख लीजिएगा। हाँ, सर दरोगा का डिस्कशन क्लास कब से होगा? क्या डिस्कशन क्लास, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? विशाल कुशवाहा जी, आंख खराब हो गया है। दोनों ऑप्शन में हम नहीं दिए हुए हैं, बताइए। सब हड्डी, पूरे शरीर का हड्डी नहीं जलता है जी। एगो लड़की मैसेज कर रही है, सर टेस्ट के लिए गंगा घाट चलिए। वो गंगा घाट वाला तो आइडिया मेरा ही है, भले लोग उसका फायदा उठा ले, पॉपुलैरिटी गेन कर ले। लोग आज किया है गंगा घाट वाला काम, हम लॉकडाउन में किए थे। लॉकडाउन जिस समय कोई किसी से मिलता नहीं था, उस समय हम विद्यार्थी को जाकर के टेस्ट करवाते थे गंगा घाट पे, पटना कॉलेज में, ठीक है। चलिए आगे आइएगा आप। आगे है आपको कौल्डी हवा। कौल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। यहां से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपको कौल्डी हवा से मिला है, कौल्डी हवा से। तो अब जो है नीचे लिखना प्रारंभ कीजिए, तो फटाक से यहां तक पहले चीजों को लिखिए। अब सब चीज बताएंगे, रुकिए ना, बताएंगे सब चीज। अभी खत्म थोड़े हुआ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। लिखिए जल्दी, लिखिएगा। आग की खोज, आग आग आग, आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल में आग की खोज पूरा पाषाण काल में, आग की खोज पूरा पाषाण काल में, आग की खोज पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में हुआ है। प्रमुख पूरा पाषाण कालीन स्थल, हाँ उसी में, प्रमुख पूरा पाषाण कालीन स्थल,
प्रमुख पुरापाषाण कालीन स्थल, प्रमुख पुरापाषाण कालीन स्थल सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी जम्मू कश्मीर में है, कोस्ट में जम्मू कश्मीर लिख लीजिए। सोहन नदी घाटी कोस्ट में जम्मू कश्मीर, कोमा सोहन नदी घाटी, कोमा नर्मदा नदी घाटी, कोस्ट में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बेलन नदी घाटी, बेलन 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 नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी कोस्ट में उत्तर प्रदेश इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है। देखिए यहां पर एक चीज आइएगा, यहां पर एक बात और समझिएगा, फिर आगे लिखाएंगे। जैसे पाषाण युग को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। वैसे ही जो पूरा पाषाण युग है, पूरा पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। और पूरा पाषाण युग को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसमें एक है निम्न पूरा पाषाण, एक है आपको निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, एक है मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, और एक है उच्च पूरा पाषाण, एक है उच्च पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण, जो निम्न पूरा पाषाण है, ये है आपको मानव उत्पत्ति से 1 लाख ईस्वी पूर्व, मानव उत्पत्ति से 1 लाख ईस्वी पूर्व, 1 लाख ईस्वी पूर्व के कालखंड को निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। और यहां पर एक बात याद रखने वाली है, खैर ये तो नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि निम्न पूरा पाषाण काल को सल्क गंडास, सल्क गंडास संस्कृति कहा जाता है, सल्क गंडास संस्कृति कहा जाता है, सल्क गंडास संस्कृति कहा जाता है। फिर आपको मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईस्वी पूर्व से, 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को, 40,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को मध्य पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और इसे फलक संस्कृति कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं, फलक संस्कृति कहते हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसे अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं, अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं, अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। देखिए अब आपके मन में होगा सल्क क्या है, गंडास क्या है, फलक क्या है। तो जो सल्क है, गंडास है, फलक है, ये सब पत्थर से बने औजार हैं, पत्थर से बने औजार हैं। और अस्थि, अस्थि का मतलब तो हड्डी, हड्डी, समझ गए, तो ये तो हड्डी से बने औजार। तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, मानव उत्पत्ति से 1 लाख ईस्वी पूर्व, इस समय के जो पत्थर के औजार थे, इस समय के जो पत्थर के औजार थे, उसी को सल्क गंडास कहा जाता है। और इस समय सल्क और गंडास जैसे पत्थर के औजार भारी मात्रा में मिले हैं, व्यापक स्तर पर मिले हैं, जिस वजह से इस कालखंड को सल्क गंडास संस्कृति कहा जाता है। और फिर मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर के फलक,
फलक एक प्रकार का औजार है, समझिए फलक जो है आपको एक प्रकार का औजार है, यानी सीधा समझिए ना कि जो है जैसे पंखा समझ रहे हैं, ब्लेड समझ रहे हैं, ब्लेड समझ रहे हैं, हाँ ब्लेड के स्वरूप का जो है पत्थर का औजार, ब्लेड के स्वरूप के पत्थर के औजार को फलक कहा जाता है। तो ब्लेड के स्वरूप के पत्थर के औजार इस कालखंड में व्यापक स्तर पर मिले हैं, जिस वजह से इसे फलक संस्कृति कहते हैं। और इस समय तो अस्थि से यानी अस्थि के औजार देखने को मिलने लगे व्यापक स्तर पर, जिस वजह से इसे अस्थि संस्कृति या अस्थि और खुरचनी संस्कृति कहा जाता है। यानी खुरचन मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप खुरपी समझते हैं, खुरपी होता है जिससे घास छिला जाता है, उसी को खुरपी कहा जाता है। और एक हसुआ होता है जिससे काटा जाता है, समझ गए, जिससे काटा जाता है, समझ गए। तो अस्थि के औजार बनाए जाते थे। और विशेष तौर पर जो है ना आपको कोई भी चीज खोदने के लिए जो है खुरचनी नामक औजार बनाए गए थे। तो खुरचनी नामक औजार जो है इस कालखंड में व्यापक स्तर पर मिले हैं, जिस वजह से इसे खुरचनी संस्कृति भी कहा जाता है। तो यहां पर हम आपको पहले क्लास में भी बोले थे, आज भी बोले हैं, आज अभी तुरंत बोल रहे हैं। फिर आपके बिहार दरोगा परीक्षा में यह बात पूछा गया है, पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति किसे कहते हैं, तो किसे कौन संस्कृति के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना आपके लिए आवश्यक है, हाँ या ना, एकदम आवश्यक है। मतलब यहां पर आप इस कालखंड को नहीं याद रखिएगा, लेकिन किसे कौन संस्कृति के नाम से जाना जाता है यह बात याद रखना आपके लिए आवश्यक है। यानी जो निम्न पुरापाषाण काल है उसे सल्क गंडा संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति और उच्च पुरापाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। बात समझ में आया? नीचे से स्टार मार के ये तीनों पॉइंट को जो है ना एक लाइन में लिखा देते हैं, क्या याद रह जाएगा? ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा। निम्न पुरापाषाण काल को सल्क गंडा संस्कृति, बोर्ड पे लिखा हुआ है, निम्न पुरापाषाण काल को सल्क गंडा संस्कृति कोमा मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति धनंजय पासवान जी, अगर आप बैच परचेज किए होंगे तब आप जाकर के देखिए, आपका पीडीएफ अनलॉक होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सबको जवाब नहीं देते हैं जी? हाँ, जवाब दीजिए। ठीक है, क्या लिखे हैं? मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति और उच्च पुरापाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं, और उच्च पुरापाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं, और उच्च पुरापाषाण काल को अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं, अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं, अस्थि खुरचनी संस्कृति कहते हैं। है पत्थर, पत्थर, हाँ पत्थर, 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 यानी पत्थर से जो औजार था ना उसी को कहा जाता था सल्क और गंडास। ठीक है, आगे लिखिएगा। हाँ, अगला पॉइंट लिखिएगा। भारत में पशुपालन का पहला साक्ष्य, भारत में पशुपालन का पहला साक्ष्य
भारत में पशुपालन का पहला साक्ष्य मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। राहुल जी हड़प्पा सभ्यता बताएंगे तो वहां पर बताएंगे सभ्यता संस्कृति में क्या अंतर है। राजेश रंजन जी हां, पीडीएफ मिलेगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। भारत में पशुपालन का पहला साक्ष्य मध्य पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में मध्य प्रदेश के आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से, और राजस्थान के बागौर से, राजस्थान के बागौर से देखने को मिलता है। राजस्थान के बागौर से देखने को मिलता है, राजस्थान के बागौर से देखने को मिलता है, राजस्थान के बागौर से देखने को मिलता है। उसी में मानव ने सर्वप्रथम, उसी में उसी लाइन में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को, कुत्ता को कुत्ता को पालतू बनाया था, कुत्ता को पालतू बनाया था। उसी में उत्तर प्रदेश का सराय नहर, महदहा और दमदमा, उत्तर प्रदेश का सराय नहर, महदहा और दमदमा, उत्तर प्रदेश का सराय नहर, महदहा और दमदमा। हाँ सराय नहर बोर्ड पे लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सराय नहर, महदहा और दमदमा, उत्तर प्रदेश का सराय नहर, महदहा और दमदमा, महदहा और दमदमा, दमदमा। मध्य पाषाण युगीन स्थल है, मध्य पाषाण युगीन स्थल है, मध्य पाषाण युगीन स्थल है, मध्य पाषाण युगीन स्थल है। चलिए आगे लिखिएगा। अगला पॉइंट, भारत में कृषि के भारत में कृषि के, गोलू कुमार आपके परीक्षा से पहले, बिहार दरोगा जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके परीक्षा से पहले, भारत में कृषि के, भारत में कृषि होना के नहीं, भारत में कृषि होना प्रारंभ नवपाषाण काल, नवपाषाण काल से हुआ है। भारत में कृषि होना प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ है। कृषि करने को लेकर, कृषि करने को लेकर मानव कृषि करने को लेकर मानव में स्थायित्व का गुण,
कृषि करने को लेकर मानव में स्थायित्व का गुण, स्थायित्व का गुण इसी समय आया। इस कालखंड में ही मृदभांड बनना प्रारंभ, मृदभांड, मृदभांड लिखना होगा, मृदभांड बनना प्रारंभ, इसी कालखंड में मृदभांड बनना प्रारंभ हुआ। मृदभांड बनना प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल को हाँ उसी में नवपाषाण काल को मृदभांड संस्कृति और कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। मृदभांड संस्कृति और कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। मृदभांड संस्कृति और कृषि संस्कृति भी कहा जाता है। कहा जाता है, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा। हाँ, अगला पॉइंट, बुर्जहोम कोमा गुपकराल कॉस्ट में जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम कोमा गुपकराल सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख करके छापते जाइए। बुर्जहोम कोमा गुपकराल कॉस्ट में जम्मू कश्मीर, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है, दोनों जम्मू कश्मीर में है। कोमा चिरांद बिहार में है, चिरांद कोमा अतिरंपकम तमिलनाडु में है, कोमा अतिरंपकम तमिलनाडु में है। चिरांद के बाद अतिरंपकम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। आगे मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़। कौल्डी हवा और लोहरादेव उत्तर प्रदेश, दोनों कौल्डी हवा और लोहरादेव दोनों उत्तर प्रदेश में है। कौल्डी हवा और लोहरादेव दोनों उत्तर प्रदेश में है। कौल्डी हवा और लोहरादेव दोनों उत्तर प्रदेश में है, दोनों उत्तर प्रदेश में है। और लिखिए, और एक आध गो लिखिए। संगनकल्लू पिकली हॉल, ठीक है। संगनकल्लू ये भी कर्नाटक में है और पिकली हॉल भी कर्नाटक में। संगनकल्लू भी कर्नाटक में, पिकली हॉल भी कर्नाटक में। तो संगनकल्लू पिकली हॉल संगनकल्लू पिकली हॉल कर्नाटक में है। दोनों कर्नाटक में है, दोनों कर्नाटक में। इत्यादि इतना सफिशिएंट है, बहुत हो गया, ठीक है। हमको लगता है ठीक है। क्या और पूछेगा? है तो बहुत, लेकिन थोड़ा परीक्षा के अकॉर्डिंग ना काम करना होता है। अच्छा, एक बार बिहार दरोगा में तो नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इतना तो याद रखिए, ठीक है। इत्यादि नवपाषाणकालीन स्थल है।
कौन स्थल भारत के कौन राज्य में है, हम आपको नोट डाउन करवा दिए हैं, याद रखिएगा आप। घर पे जाकर के जो है ना थोड़ा सा ब्लैंक मानचित्र देखिए, एक बंडल जो है ना भारत का ब्लैंक मानचित्र खरीदिए। ज्योग्राफी में तो काम करवाएंगे ही, अभी भी खुद से भी कुछ कुछ कीजिए। जैसे ये देखे हैं तो आपको क्या करना चाहिए यहां पे जानते हैं। देखिए यूपीएससी में जो है एक आपको मैपिंग पे क्वेश्चन पूछता है, कौन स्थल कहां है ये आपको बताना होता है। प्रीलिम्स में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है। तो बहुत सारे नवपाषाणकालीन स्थल है। आपके परीक्षा में तो मैप देकर के नहीं पूछेगा, सीधा दे देगा संगनकल्लू भारत के संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक स्थल भारत के किस राज्य में है, पिकलीहल भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जाकर के रूम पे मैपिंग कर लीजिएगा ना, तो याद रहने का चांस इसका थोड़ा ज्यादा हो जाता है, समझ गए। तो अब नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। बुर्जहोम और गुपकराल से मृदभांड और बुर्जहोम और गुपकराल से बुर्जहोम और गुपकराल से बुर्जहोम और गुपकराल से मृदभांड और गर्तावास मृदभांड और गर्तावास मृदभांड और गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। मृदभांड और गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। मृदभांड और गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। आगे, मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण बुर्जहोम से मिला है। अगला पॉइंट लिखिएगा। मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण बुर्जहोम से मिला है। मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण बुर्जहोम से मिला है। आगे, बिहार के सारण के चिरांद से अगला पॉइंट बिहार के सारण के चिरांद से ऑफलाइन में फिर से काहे पढ़ाएंगे, हमको पागल कुत्ता काटा है का? एक ही चीज को बार बार पढ़ाते रहे हूं। थोड़ी बोल रहा है ऑफलाइन में फिर से सब पढ़ाइएगा न सर। ऑनलाइन में काहे के लिए पढ़ा रहे हैं, आराम से जाकर के हम सोते ना। ऑनलाइन फ्री काहे के लिए किए हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं फ्री काहे के लिए किए हुए हैं कि फिर से ना पढ़ाना पड़े। ये सब वीडियो जो है फिर ये रहेगा 2 चैप्टर तक, आराम से जितना बार देखने का मन होगा देखते रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता से जो वीडियो लॉक लग जाएगा, हड़प्पा सभ्यता से लॉक लग जाएगा, और हड़प्पा सभ्यता से आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तब ये जो आप एक एक लाइन लिख रहे हैं, आपको लाइन कोई लिखने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, नोट रहेगा, समझाएंगे, याद करवाएंगे, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, बिहार के सारण के चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी के उपकरण मिले हैं। बिहार के सारण के चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। बिहार के सारण के चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी के उपकरण मिले हैं। यह उपकरण हिरण के सींग से बना होता था। यह उपकरण हिरण के सींग से बना होता था।
आगे अगला पॉइंट लिखिएगा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा से फुल स्टॉप। तांबा से उसी में कंटिन्यू, उसी लाइन में कंटिन्यू। तांबा से कुल्हाड़ी नामक औजार, कुल्हाड़ी, तांबा से कुल्हाड़ी नामक औजार, कुल्हाड़ी बोर्ड पे लिख रहे हैं यहां पे, कुल्हाड़ी, तांबा से कुल्हाड़ी नामक औजार, तांबा से कुल्हाड़ी नामक औजार, कुल्हाड़ी नामक औजार बनाए गए थे। इस औजार का प्रमाण, इस औजार का प्रमाण, इस औजार का प्रमाण तमिलनाडु के अतिरंपकम, इस औजार का प्रमाण तमिलनाडु के अतिरंपकम, इस औजार का प्रमाण तमिलनाडु के अतिरंपकम से मिला है। इस औजार का प्रमाण तमिलनाडु के अतिरंपकम से मिला है। अतिरंपकम से मिला है। आगे अगला पॉइंट लिखिएगा। मेहरगढ़ से, अगला पॉइंट, मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आधुनिक अनुसंधान, आधुनिक अनुसंधान से यह पता चलता है कि, आधुनिक अनुसंधान से यह पता चलता है कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला है। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला है। अगला पॉइंट लिखिएगा। चावल, सॉरी एक मिनट, अगला पॉइंट, नवपाषाण काल के अंतर्गत, नवपाषाण काल के अंतर्गत, नवपाषाण काल के अंतर्गत चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से मिला है।
चैप्टर जो है ये समाप्त नहीं हुआ है, अगले क्लास में जो है समाप्त हो जाएगा ये। और अगले क्लास में जो है, कल मेरा क्लास है आपके बीच में ना, कल बिट्टू सर का होगा। टेस्ट भी, क्लास भी है, टेस्ट भी है, दोनों चीज है। हाँ टेस्ट भी है, ठीक है, क्लास भी है। हाँ बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, सब चीज बता दे रहे हैं। आइए पहले याद कीजिए। हाँ हाँ क्या करे, कहाँ है वो तेरे? हाँ बोलिए बोलिए ना। क्या किस युग में हुआ है? निम्न पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण। निम्न पाषाण होना चाहिए, ठीक है, निम्न पाषाण होगा। बैठिए। हाँ चलिए, तो जो है याद कीजिए, आइए याद कीजिए। हाँ यहाँ पर जो है जौ गेहूं मिला था, जौ गेहूं, ठीक है। मेहरगढ़ में, लोहरादेव में जौ गेहूं मिला था, चावल कोल्डी हवा में, ठीक है। जौ जौ जौ, हाँ मेहरगढ़ में जौ गेहूं मिला था, कोल्डी हवा से चावल मिला था, ठीक है, चावल मिला। समझे? ठीक है, बैठ जाइए। हाँ 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 हाँ, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर, जैसे कि आप एक बात बताइए, जैसे गन्ना ही है, तो क्या गन्ना पूरे भारतवर्ष में उगता है ना? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, ठीक है, इस सब राज्य में ज्यादा उगता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि जो है कपास ही है, क्या हर राज्य में उगता है? नहीं उगता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज उगता है, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, हल्ला मत कीजिए। चलिए आइए, तो आग की खोज कौन युग में हुई है? आग की खोज पशुपालन, पशुपालन। मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बना? किसको? कुत्ता को। पशुपालन के साक्ष्य कहां कहां से मिले? आदमगढ़ और, अच्छा, आदमगढ़, बागौर, सरायनहर, महदहा, दमदमा, कौन से काल के स्थल? मध्य पाषाण। आदमगढ़ कहां है? बागौर, सरायनहर, महदहा, दमदमा, कहां? कृषि करना प्रारंभ किस युग में? किस युग में? मृतभांड। अस्थायी तौर पर मानव रहना प्रारंभ। बुर्जहोम गुप्तकाल कहां है? चिरांद, अतिरमकम, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, लोहरादेव, संगनकल्लू, पिकलीहाल, संगनकल्लू, पिकलीहाल, गर्ताबास और मृतभांड के प्रमाण कहां से मिले? गर्ताबास और मृतभांड। मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का। हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? किसका? तांबा से बने कुल्हाड़ी के प्रमाण कहां से मिले? तांबा से बने कुल्हाड़ी के प्रमाण। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, इससे भी प्राचीनतम, इससे भी प्राचीनतम, चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य। क्लियर है? चलिए सुनिए ना, बता रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं। देखिए, जो टेस्ट होता है, टेस्ट जो है दोपहर में 12:30 बजे से होता है,
12:30 से 1:30-2 बजे तक टेस्ट निपटा दिया जाता है। 12:30 से 2। देखिए शाम में लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, भीड़ भाड़ रहता है कैंपस में और टेस्ट में बहुत अधिक विद्यार्थी आएगा, हमको पता है, ठीक है। तो इसलिए मैनेज करने में दिक्कत होगा, इसलिए दोपहर का टाइम रखे हैं। तो 12:30 से 1:30 आप आइएगा, आपको क्वेश्चन दे देंगे, 1 घंटा में आप क्वेश्चन बनाइएगा, फिर उसका आंसर मिलवा देंगे, फिर टॉपर को प्राइज भी दे देंगे और उसके बाद जो है आपको उस टेस्ट के डिस्कशन का जो है हार्ड कॉपी हम आपको दे देंगे, ठीक है, हार्ड कॉपी हम आपको दे देंगे। और टेस्ट में एंट्री जो है एडमिशन लेने वालों का ही टेस्ट में एंट्री होगा, अदरवाइज एंट्री नहीं होगा, ठीक है। और ऑनलाइन वाले छात्र नहीं आ सकते हैं, सिर्फ ऑफलाइन जो एडमिशन लिए हुए हैं, ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं वही लोग आ सकते हैं। 12:30 बजे से टेस्ट है, 2 बजे तक निपट जाएगा टेस्ट और उसके बाद जो है 5 बजे से 5:15 और 5:30 के बीच में कभी भी क्लास शुरू हो जाएगा। मान के चलिए 5:15 बजे से जो है आपका कल बायोलॉजी का क्लास होगा। कल बिट्टू झा सर बायोलॉजी पढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं, सिलेबस आपको बता दिए होंगे, चैप्टर भी पढ़ाना प्रारंभ कर दिए होंगे, समझ गए। तो पीडीएफ ऑनलाइन वालों के लिए पीडीएफ डाल दिया गया है, अगर आप बैच परचेज कर लिए होंगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, अगर नहीं किए होंगे तो वो लॉक लगा होगा। और ऑफलाइन वाले छात्र बायोलॉजी का जो है आप अपना नोट ले लीजिएगा। तो कल भी क्लास ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन क्लास को लेकर सूचना जो है हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, देख लीजिएगा। करवाएंगे क्लास 2 घंटा होने दीजिए ना, ठीक है, 2 घंटा होने दीजिए, क्लास करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन हम आपके लिए लगा के रखे हैं, ऐसा थोड़े है कि हम तैयार नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते टाइम ही हो जाता है और टाइम के बाद क्लास नहीं रहे तब ना कि थोड़ा देर खींच भी दे। तो क्लास रहता है अभी, फिर तुरंत 7 बजे से क्लास है, लेकिन क्लास शुरू होगा 7:30 बजे से, समझे। तो आज के लिए जो है इतना ही, धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। टेस्ट का डिस्कशन इसी में होगा, शाम में जो 7 से 9:30 टेस्ट चलता है, टेस्ट का डिस्कशन इसी में होगा, ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों का। हाँ आज होगा, कल वाला डिस्कशन आज होगा, ठीक है। आज टेस्ट नहीं हुआ है, यानी कल वाला टेस्ट का डिस्कशन नहीं हुआ था, इसलिए जो है आज उसी टेस्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। क्या और होमवर्क दिए थे ना, ये देख क्या होमवर्क दिए थे, पुस्तक लेखक पूरा कर लिए हैं, पूरा याद है। विदेशी लेखक भी याद कीजिए ना, पूरा याद कीजिए ना, पूरा याद कर लीजिए, एक साथ पूछ देंगे क्या। चलिए ठीक, धन्यवाद।